अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 की रिमेनिंग एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.17 व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, ये हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी कि जिस पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें और उसके अप्लाई करने से उसकी लेंथ, शेप या वॉल्यूम में चेंज आ जाए, और जैसे ही वो डिफॉर्मिंग फोर्स आप वहां से रिमूव करते हैं वो चीज दोबारा से अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ओके, जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया था एक रबर बैंड को। अगर हम एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाता है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द रबर बैंड इज इलास्टिसिटी। सो लेट्स डिफाइन इट। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी to restore its original size and shape as the deforming force is removed. क्लियर। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, तो किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसकी ओरिजिनल साइज और शेप को रिस्टोर कर ले जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स आप वहां से रिमूव करेंगे। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। सो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को आपने स्टेट करना है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को टोटली या पार्शली इमर्स करते हैं किसी भी लिक्विड में तो वहां पर एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करती है जो कि उसको ऊपर की तरफ पुश करती है, और वो अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल होती है जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करता है वो ऑब्जेक्ट। क्लियर। सो लेट्स राइट द आंसर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust acts on it equal to the weight of the liquid it displaces. Okay, so when an object is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust force act. तो जब भी एक ऑब्जेक्ट टोटली या पार्शली इमर्स्ड होता है किसी भी लिक्विड में तो वहां पर एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करती है, एंड विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। तो जितने भी लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा उतने लिक्विड का जो वेट होगा उतनी फोर्स अप्लाई होगी। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7.19, what is upthrust and explain the principle of rotation. So upthrust क्या है? upthrust हमने डिस्कस किया कि एक ऐसी फोर्स होती है जो कि पानी लगा रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो इसको अपवर्ड मूव करवा रहा होता है।
Clear? So that force is the upthrust force. Now here's the question, explain the principle of flotation. So प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यहां पर एक्सप्लेन करने को कहा गया है. दैट्स मीन कि ये एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को हम डिस्कस करेंगे और अपथ्रस्ट को हम प्रॉपरली डिफाइन करते हैं. So upthrust, the upward force acting by the liquid on an object is called upthrust force. ओके, सो वो अपवर्ड फोर्स जो कि एक्ट कर रही होती है पानी की वजह से और किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स. क्लियर? और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को हम यहां पर जनरली डिस्कस कर लेते हैं. प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में प्लेस करते हैं तो ऑब्वियसली उस ऑब्जेक्ट का एक वेट है, और सिमिलरली अब वो ऑब्जेक्ट जितने भी लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा तो उस लिक्विड का भी एक वेट है. तो अगर तो उस ऑब्जेक्ट का वेट उस लिक्विड के वेट से लेस होगा या इक्वल होगा तो वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फ्लोट कर जाता है, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाता है. क्लियर? सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो आपने एक्सप्लेन करना है. क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7.20. एक्सप्लेन हाउ अ सबमरीन फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस एंड डाइव्स डाउन इनटू वाटर. तो किस तरह से एक सबमरीन जो है वाटर के सरफेस पर फ्लोट कर जाती है और पानी के अंदर डाइव भी कर जाती है. तो हमने डिस्कस किया था लेक्चर में कि सबमरीन के अंदर बेसिकली टैंक्स मौजूद होते हैं जो कि एम्प्टी टैंक्स होते हैं. अब जब तक वो एम्प्टी होंगे तब तक उस सबमरीन का वेट जो है वो लेस होगा एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द लिक्विड विच सबमरीन डिस्प्लेसेस. क्लियर? सो अब जब तक वेट लेस है तब तक वो पानी के सरफेस पर फ्लोट कर जाएगी, लेकिन जैसे ही आपने उसको डाइव करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके टैंक्स जो हैं वो उसी पानी से हम फिलअप करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही वो टैंक्स फिलअप होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता उस सबमरीन का वेट बढ़ता जाता है और वो सबमरीन पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सिंक करती जाती है. क्लियर? सो लेट्स सपोज कि अब सबमरीन का वेट ज्यादा हो चुका है और वो पानी के अंदर सिंक हो चुकी है. सो अब सबमरीन ने दोबारा ऊपर कैसे आना है? तो सबमरीन उन टैंक को दोबारा से खाली करेगी. अब किस तरह से? बेसिकली एक एयर प्रेशराइज्ड फोर्स जो है वहां पर टैंक के अंदर डाली जाती है, जिस तरह से उस पानी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही पानी बाहर आएगा आहिस्ता आहिस्ता आपका टैंक का वेट कम हो जाएगा और वो सबमरीन जो है वो बिल्कुल उस वाटर के सरफेस पर आ जाएगी. क्लियर? सो इसका आंसर आपने खुद से राइट डाउन करना है. Now 7.21, why does a piece of stone sink in water but a ship with a huge weight floats? So एक piece of stone जो कि पानी में सिंक कर जाता है, लेकिन एक huge ship जो कि पानी पे फ्लोट हो जाती है. किस तरह से? Similarly, क्योंकि एक पत्थर जो है, एक स्टोन जो है, उसका वेट कम होता है एज कंपेयर टू द लिक्विड विच स्टोन डिस्प्लेसेस. क्लियर? सो वेट जब उसका ज्यादा होगा तो वो स्टोन जो है वो पानी में सिंक कर जाता है. सिमिलरली अगर हम शिप की बात करें तो शिप का जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द लिक्विड विच शिप डिस्प्लेसेस. क्लियर? इस तरह से जब शिप का वेट कम होगा और उस लिक्विड का वेट ज्यादा होगा तो वो शिप जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट हो जाती है. क्लियर? सो लेट्स राइट डाउन द आंसर. So if the weight of stone, as the weight of stone is
greater than the weight of liquid it displaces, so that's why stones sink in water. But the weight of ship is less or equal to the weight of liquid it displaces, so that's why ship floats. क्लियर. सो स्टोन का वेट जो है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द लिक्विड विच इट डिस्प्लेसेस, दैट्स व्हाई वो स्टोन जो है वो पानी में सिंक कर जाता है. लेकिन अगर हम शिप की बात करें तो शिप का वेट जो है वो लेस होता है या फिर इक्वल होगा अगर उस लिक्विड से जो कि शिप डिस्प्लेस करता है, सो दैट्स व्हाई शिप जो है उस पानी पर फ्लोट कर जाती है. क्लियर. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question 7.22, what is Hooke's law and what is meant by elastic limit? So यहाँ पर दो क्वेश्चन आपसे किए गए हैं. What is Hooke's law? फर्स्ट ऑफ ऑल हम Hooke's law को डिफाइन करते हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, कि आप जितना भी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उतना उस बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है. क्लियर. सो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ Hooke's law. The strain produced in a body by the stress applied on it is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body. Okay, so the strain produced in a body by the stress applied on it is, तो स्ट्रेन एक बॉडी में प्रोड्यूस होता है जैसे ही आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्ट्रेस, और वो स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्ट्रेस के विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी, और उस बॉडी के इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए. क्लियर. नाउ व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? सो हर बॉडी की एक लिमिट होती है कि अगर आप उस पर लिमिट तक फोर्स अप्लाई करें तो उसमें एक लिमिटेड चेंज आए, और जैसे ही हम उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो फिर वो बॉडी दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आएगी. क्लियर. सो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक लिमिट.
It is the limit in which a body restore its shape, length or volume is called elastic limit. Okay, so it is the limit in which a body restore its shape, length or volume is called elastic limit of that body. Clear? So now last question, take a rubber band, construct a balance of your own using a rubber band, check its accuracy by weighting various objects. So ये एक एक्सपेरिमेंट है और इसको हम सॉल्व करेंगे जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे. क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.